यस सर। मेमोरेबल समझ आ रहा है? यस सर। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि रोटेशन मैकेनिक्स के हम अब पास्ट ईयर्स आईआईटी और मेडिकल के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसी कड़ी में आज पहले दिन स्टार्ट करने हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन की मैंने पोस्ट कर चुका हूँ वीडियोस, ऑफलाइन भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको रोटेशन के सारे कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, लिनियर मोमेंटम और कोलिजन के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, कुछ हल्के फुल्के सवाल भी लगा चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ पास्ट ईयर्स मेडिकल लगाने, ठीक है ना। और जब तक ये पास्ट ईयर्स मेडिकल आईआईटी मेंस और एडवांस नहीं लग जाता है दोनों चैप्टर का, रोटेशन और सेंटर ऑफ मास, लिनियर मोमेंटम, कोलिजन का, तब तक हम नेक्स्ट चैप्टर पर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपको कहेंगे वो टेकअप कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करिए, क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करिए। आज से मेडिकल का है, पास्ट ईयर्स मेडिकल रोटेशन मैकेनिक्स, ठीक है ना। पढ़िए फटाफट। If a straight line of mass m is suspended from the end of uniform rod of length ये l, आपकी फिगर बनाने के लिए यहाँ है, फटाक से एकदम फास्ट रहिए। यहाँ पे आ गए, पढ़ आइए जल्दी आइए, फास्ट अपने पढ़ते रहिए। of length l in the different corner pattern as shown in the figure, then हाँ, then figure sir. The figure will be फिगर बनाइए फट से, फिगर क्या option है सर। हाँ, फिगर बनाइए फटाफट, फिगर बनाइए। यहाँ पे विजिबल है? Yes sir. चलिए, अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन खड़े पढ़िए, क्या बोल रहा है बोलिए। If I यहाँ तक तो विजिबल है? Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन पढ़िए। If a straight line of mass m is suspended from the end of the uniform rod of length l, अब एकदम चुपचाप सुनिए। बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ l है, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ l है, और उससे एक स्ट्रीट लाइट को लटकाया गया है। तीन फिगर दिखा रहा है, और तीनों में एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका कि लेंथ l है, धीरे धीरे चलेंगे शुरुआत में, बाद में तेज कर देंगे। उस पे एक स्ट्रीट लाइट को लटकाया गया है तीनों पीस। फिर क्या बोल रहा है बोलिए? different possible pattern as shown in the figure, then हाँ, रुकिए। different study. हाँ, डिफरेंट, हाँ, विच इज मोर स्टडी। Yes, है ना। तीन पैटर्न दिखाया है। एक बार यहाँ से स्ट्रिंग को बांधा है, दूसरी बार स्ट्रिंग को यहाँ से बांधा है, और तीसरी बार स्ट्रिंग को यहाँ से बांधा है। बात समझ में आई? Yes sir. अब ये पूछ रहा है कि किस केस में ये ज़्यादा स्टडी होगा। स्टडी मतलब ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब गिरने की संभावना कम रहेगी। Yes sir. इस लैंप के, इस बल्ब की गिरने की संभावना सबसे कम किस में रहेगी, किसमें ज़्यादा स्टेबल होगा, यही पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes yes. क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, क्रिस्टल क्लियर है? Yes sir. अब मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा जो आपको मैंने बताया है। अब तक मैंने किसी भी सवाल में, पेन सही करिए, अब तक मैंने किसी भी सवाल में एक लाइन भी ऐसा, एक वर्ड भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जो मैं रिपीटेडली आपको बताता नहीं, और उतनी बात से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और आगे भी लग जाएंगे। अब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो देखिए ये है कि अब आप देखिए इस केस में अगर इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानिए, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानिए, तो ये वेट वाला जो बल्ब का वेट है उसकी वजह से इस रॉड को टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Yes yes sir. और ये स्टेबल कब रहेगा, कुछ रोटेशन वगैरह इस प्रकार आपको पढ़े हैं पहले से, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, बैठिए वीडियोस देखिएगा, अगर आप पहले दिन आए धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा केस ये है कि ये स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो क्या देगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये क्लॉकवाइज टॉर्क देगा और ये स्ट्रिंग का टेंशन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। बात समझ में आ रही है? Yes sir. और इस क्लॉकवाइज टॉर्क को इस स्ट्रिंग का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस करेगा, ठीक है ना। तो हमको ये देखना है कि किस केस में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मैक्सिमम अवेलेबल है, ठीक है ना, और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, वो पैटर्न जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इन तीनों में। बात समझ में आई? तो अब आप गौर से देखिए, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स, ठीक है ना, फोर्स इंटू फोर्स टॉर्क होता है। Yes sir. तो फोर्स और इस केस में सबसे कम है, और इस केस में फोर्स आर में सबसे ज़्यादा है। Yeah. तो इस केस में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो इसको बैलेंस करेगा सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये वाला केस सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बात समझ में आ रही? आंसर चेक करिए, Yes sir. Correct. करेक्ट आ रहा है? Yes sir. सब आएगा, 100% आएगा, किसी भी कंपटीशन, किसी बोर्ड के क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर बेसिस क्लियर है
तो बोर्ड के क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, आ गया पहला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा बोलिए। A uniform rod AB of length L and mass M is free to rotate about A. The rod is यूनिफॉर्म रॉड released. फिगर दिखाइए। यूनिफॉर्म रॉड ये देख लो, यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। एक यूनिफॉर्म रॉड ऐसे है, एक यूनिफॉर्म रॉड इस प्रकार से, यही कह रहा है ना? Yes, sir. इसका मास कितना है M और इसका लेंथ कितना है L. L। फिर क्या कह रहा है? The rod is released from rest in the horizontal position. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, यहाँ पे रेस्ट से छोड़ दिया गया। तो अगर m इसका मास है तो उसका वेट कहाँ रहेगा? सेंटर ऑफ मास। Yes, sir. और अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीचों बीच में। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. अब आगे बढ़िए। Given that the moment of सेकंड रुकिए, आपको मान लीजिए चीजें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, आपका पहला दिन है, तो पहला काम करिए कि मेरे सारे वीडियोस को लाइन से देखिए। इसके पहले का चैप्टर छोड़ दीजिए, लेकिन सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ कोलिजन और रोटेशन, इन दो चैप्टर्स का वीडियो मैंने 8-10 वीडियो पोस्ट किए होंगे, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। उनको आप 4-5 बार देख लीजिए, तो इन बच्चों के साथ आप हो जाएंगे, इन बच्चों के लेवल पे आ जाएंगे बेसिक। अब मैं फिर से पीछे के बेसिस पढ़ाऊंगा तो इन लोगों का टाइम वेस्ट होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। फिर कभी हमको टाइम मिलेगा तो हम वो भी कर देंगे। तो इस बेसिक्स को बढ़िया से 4 बार 5 बार देख कर आइए। तो सारे सवाल में एक भी बात मैं ऐसा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ऑडिबल हो रहा है? Yes, sir. चीजें आ रही है, एक भी बात ऐसा इस्तेमाल नहीं करता हूँ जो मैं यहाँ पे कई बार बताया नहीं रहता, ठीक है ना? तो अब आप देखिए ये वेट फोर्स ऐसे है, फिर आगे बताइए। given that the moment of inertia of rod about A is ml square by ये पॉइंट 3. ये है, ये पॉइंट ये है। Yes, sir. इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ml स्क्वायर बाई 3। 3. The inertial angular acceleration of rod will be. हाँ, तो ये कह रहा है, सुनिए क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको इत्मीनान से समझिए, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए m मास का l लेंथ का एक रॉड है, इस पॉइंट A से ऐसे अटैच है, ठीक है ना? Yes, sir. और कह रहा है कि इस पॉइंट के अलावा इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 है, ठीक है ना? और यूनिफॉर्म रॉड है, ये भी कह रहा है। तो पूछ रहा है जैसे इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ेंगे तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या दिया है, क्या पूछ रहा है? क्लियर है? Yes, sir. एकदम स्पष्ट है दिमाग में? Yes, sir. तो अब आप ये देखिए कि इसके ऊपर सबसे पहले हमने इस एक्सिस के अलावा रोटेट करने के लिए रॉड फ्री है, जैसे इसको छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेगा। Yes. इस एक्सिस के अलावा रोटेट करेगा। Yes, sir. तो इस एक्सिस के अलावा टॉर्क निकाल लें और इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, और टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो ले लें, वही इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। लाइन ऑफ एक्शन क्लियर है? Yes, sir. कैसे प्रोसीड करेंगे ना, एकदम बूम में रहिए, क्लियर है? Yes, sir. तो ठीक है, तो ये आपका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? पहले टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क निकालने के लिए आप ये देखिए कि इसका वेट कहाँ से एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ मास, Center of mass. क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, Yes, ठीक है ना? Yes, sir. तो इसका वेट हो जाएगा, इसका ये फोर्स ये एक्ट कर रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? L/2, ठीक है ना? Yes, sir. तो ये कितना टॉर्क हो जाएगा? mg into L/2, Yes, sir. और टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3, ये है ना? Yes, sir. तो ml कट गया, और ये हो गया आपका कितना आ गया? 3g/2l। आंसर चेक करिए, 3g/2l। Yes, sir. आंसर चेक करिए, Yes, sir. सही आ रहा है ना? Yes, sir. सब आएगा, और चूंकि आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है ना? और पहली बार आप इस तरह के मतलब इस चैप्टर के ऐसे सवाल देख रहे हैं, तो पहली बार में अगर आप समझ भी जाते हैं, पहले से तो आप पुराना बैकग्राउंड बहुत फोड़ू तो रहा नहीं कि पहले से बहुत वैसे रहे, तो पहली बार में अगर आप समझ भी जाते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर पहली बार में सारे सवालों को बढ़िया से अंडरस्टैंड कर जाते हैं, कुछ सवाल तो उससे डिस्कस मत होगा। मेरी स्टेज पे आने के लिए आपको कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर हमसे भी अच्छा करने लगेंगे, ठीक है ना? और हम तो है ना, तो ये है। और आइडियली इन सब क्वेश्चन को लगाने में टाइम कितना कितना देगा नहीं मेडिकल बताइए? 1 मिनट, 1 मिनट में करके रहने देना, यानी पढ़ते ही 2-3 सेकंड के अंदर जैसे हमको स्ट्राइक करना है, स्ट्राइक हो जाए, ठीक है ना? ये सब बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दिमाग में धीरे धीरे बनाइए, धीरे धीरे बनाइए, सॉल्व करिए, फिर प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या है? 4 identical thin rods, each of mass m and length L. यहाँ तक विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. 4 आइडेंटिकल थिन रॉड्स हैं, सबका मास क्या है? M. और सबका लेंथ क्या है? L. From a square frame. एक स्क्वायर फ्रेम को बनाते हैं, फिर क्या बोल रहा है? Moment of inertia of this frame about an axis through the center of square
and perpendicular to its plane each. देखिए एक छोटी सी बात यहाँ पूछ रहा था मुझे। देखिए ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इस एक्सिस के अलोंग जो इस स्क्वायर के। देखिए क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से समझिए। कह रहा है कि m मास और l लेंथ का 4 रॉड है। कह रहा है कि m मास और l लेंथ का 4 रॉड है, उसको मिला के एक स्क्वायर फ्रेम बनाए हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर बोल रहा है कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अलावा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। पूरा 6 बजे तक पढ़ाएंगे, थोड़ा 5 मिनट वहाँ लेटी सही, फिर बाद में कल से बढ़ेगा ना। तो फिर पूछ क्या रहा है, m मास और l लेंथ का 4 रॉड है जो स्क्वायर फ्रेम बना है। कह रहा है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से जाने वाली लाइन के अलावा क्या, ये पूछ रहा है। बात समझ में? इसके सेंटर से जाने वाली कोई एक्सिस जो है उसके अलावा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब चलिए इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर फिगर कुछ भी ऐसा इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ जो मैंने कई बार में बताया, और उसके अलावा कोई बातें नहीं है कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एटलीस्ट नीट फिट में, नीट और बोर्ड में तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये क्या है, इसके अलावा आप कोई रॉड m मास का है, l लेंथ का है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, ml²/12। लेकिन ml²/12 इस एक्सिस के अलावा होगी, किस एक्सिस के अलावा होगी, इस एक्सिस के अलावा होगी। विजिबल हो रहा है? यस सर। अब देखिए इस एक्सिस के अलावा आपको निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताया था। तो इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलावा होगी ml²/12, और इस एक्सिस के अलावा होगी तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल दीजिए। तो क्या होगी, ml²/12 प्लस m इनटू दिस डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस l/2 होगा। l/2 का होल स्क्वायर। एकदम क्लियर है? Yes, yes. ये हो गया ml²/4, तो ये हो गया ml²/12 प्लस ml²/4। इसको आप लिख सकते हैं 3ml²/12, इसको 3ml²/12 लिख सकते हैं। Yes, sir. तो ये हो गया 4ml²/12, यानी कि ml²/3। मतलब इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलावा होगा ml²/3। यहाँ तक की बात में कोई दो राय है, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है बेटा, आप चूंकि हमने कहा ना उसको कई बार देख कर डेफिनेशन देखिएगा। ये हो गया यहाँ, इसके अलावा होगा ml²/3। ठीक, अब ये तो इस रॉड की इसके अलावा हो गई, तो बाकी 4 रॉड की वही सिमेट्रिकल कंडीशन है, तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी 4ml²/3। आंसर Yes, sir. आंसर आ रहा है? Yes, sir. सब आएगा। अरे यही आता ही है यार, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, पूरा एक बिजनेस है ये पूरा का पूरा एक बिजनेस है। ठीक है ना, ये पूरा बिजनेस है। मैंने बताया ना कि वेट लॉस की एक इंडस्ट्री है, कई हजारों करोड़ में चलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा एक बिजनेस है। आपके बोर्ड ऐसा नहीं है कि बोर्ड IIT और मेडिकल अलग होता, सब कॉन्सेप्ट्स एक ही हैं। थोड़े से आपको क्वेश्चन ज़्यादा लगाना है, क्वेश्चन आप लगाइए, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, हर तरह के सवाल लगेंगे। बेसिक बोर्ड के सवाल तो क्लियर करते ही लग जाएंगे, मेडिकल में थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, IIT में और करनी पड़ेगी। और IIT एडवांस में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो करीब करीब सभी से नहीं लगते, भाई कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिए तो एक्सेप्शन देना यहाँ पे कोई है, ठीक है ना। ये सारी बात है, बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? एकदम कोई उपट नहीं है, फट से मिटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, कहाँ से आइए, इधर नहीं पढ़िए, छोटी से रोज नहीं चल रहा। If vector F is the force acting on a particle having position vector r. एक मिनट, if vector F, रुक जाइए, if vector F is the क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4. क्वेश्चन नंबर 4। If vector F is the Force acting on a particle having position vector r and vector tau. ठीक है, vector tau is the torque। Yes, Yes, sir. sir. अगर F is the force acting upon a particle with position vector r and tau is the torque, इतनी बात दिया है। Yes, sir. फिर क्या पूछा है? Force about the origin then. Force about the origin then। Yes, sir. तो force about the origin तो दिया ही हुआ है। Yes. दिया हुआ है सर। हाँ। Be the torque of this force about हाँ। the origin. नहीं, फिर से क्वेश्चन शुरू से पढ़िए, क्या बोल रहा है? If vector F हाँ। is the force acting on a particle having position vector r
and vector torque be the torque of this force about the origin then. हाँ ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, कोई पार्टिकल जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, कौन सी बड़ी बात है यार, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, यही कह रहा है। Yes sir. कह रहा है इसके ऊपर अगर एफ फोर्स लगता है और इस एफ फोर्स का जो टॉर्क है ओरिजिन के अराउंड वो टाउ है, यानी टाउ कितना हो जाएगा, टाउ कितना हो जाएगा, आर क्रॉस एफ, यही ना, यही ना है, और बराबर आर क्रॉस एफ, बस यही कह रहा है। इतनी बात आपको देखते ही 1-2 सेकंड के अंदर दिमाग में आ जानी चाहिए। फिर अगली बात, Yes. अगली बात सर अगली बार सर ऑप्शन दिया है। हाँ बोलिए। सर पहला है वेक्टर आर इंटू वेक्टर टाउ इज इक्वल टू 0। एक मिनट रुकिए, वेक्टर r इंटू वेक्टर टाउ इज इक्वल टू 0, ये पहला ऑप्शन है। गौर से देखिए, ये r क्रॉस f है, टाउ क्या है, r क्रॉस f, यानी टाउ इज परपेंडिकुलर टू r आल्सो एंड टाउ इज परपेंडिकुलर टू f। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। टाउ r और f के परपेंडिकुलर है, और अगर r और f के परपेंडिकुलर है टाउ, तो वेक्टर r डॉट टाउ तो 0 होगा ही, cos 90 0। ये सही है, ये सही है। बट एक और एक्सेप्शन है इसमें, नहीं सर। बट एक और एक्सेप्शन है, ऑप्शन में एक्सेप्शन है एक और। पढ़िए सर, एंड वेक्टर f इंटू वेक्टर टाउ इज अनइक्वल टू 0। वेक्टर f इंटू वेक्टर टाउ इंटू नहीं डॉट, यस सर, वेक्टर f डॉट वेक्टर टाउ इज नॉट इक्वल टू 0। Yes, sir. ये बात गलत होगी, यस सर, क्योंकि f और r दोनों टाउ के परपेंडिकुलर होंगे। Yes, sir. तो f डॉट टाउ भी 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 जो ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़िए सर वेक्टर टाउ डॉट नो सर वेक्टर r डॉट वेक्टर टाउ अनइक्वल 0 एंड एक मिनट रुकिए, वेक्टर r डॉट वेक्टर टाउ इज नॉट इक्वल टू 0। यस सर। r डॉट टाउ ये गलत है, गलत है, yes, ये भी गलत है। नेक्स्ट थर्ड है हाँ। वेक्टर r डॉट वेक्टर टाउ ग्रेटर देन 0। वेक्टर r डॉट वेक्टर टाउ ग्रेटर देन 0। यस सर। तो वेक्टर r डॉट वेक्टर टाउ 0 होगा, ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। लेकिन सुनिए, पे ध्यान से देखिए यार, f फोर्स लग रहा है, r पोजीशन वेक्टर है, और टाउ क्या है, टॉर्क। टॉर्क, यस, सब कुछ बता चुके हैं, Yes. एक वर्ड भी ऐसा नहीं होता किसी भी लेवल क्वेश्चन में जो हम आपको मेरे वीडियोस में नहीं, जो मेरे क्लास में नहीं। यस अब इससे इजी क्या चाहिए, कोई किताब नहीं पढ़नी है, यस, कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, मेरी बात को 2 बार 3 बार 4 बार सुनना है, कंक्लूजन में मेरी वीडियो देखना है, पहले पास्ट टेनियस लगाइए और फिर जहां से लगाइए, सब ये, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये क्या हो गया, ये बोल रहा है r क्रॉस टाउ इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखिए, f क्या है, f फोर्स है, r पोजीशन वेक्टर है, टाउ क्या है, टॉर्क है। टॉर्क। Yes. समझ में बेटा? तो अब टॉर्क बराबर r क्रॉस f होगा, यानी टाउ r और f के परपेंडिकुलर होगा। तो r और f का जब डॉट लेंगे टाउ से, तो हमेशा 0 आएगा, ग्रेटर देन या लेस देन की बात ही नहीं होगी। ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन 4 सर वेक्टर r डॉट वेक्टर टाउ इज इक्वल टू 0। वेक्टर r डॉट वेक्टर टाउ इज इक्वल टू 0, ये बात एकदम सही है। देख लीजिए, परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर होगा, डॉट 0 होगा। यस सर। नेक्स्ट चीज, सब हो गया आंसर में लाइए, सर। सही है। सही है, यस सर। सब आएगा, सब आएगा, एकदम बढ़िया से आएगा, ठीक है ना। बस जो बात है उसको एकदम सफाई से समझिए, ठीक है ना। यस सर, अभी मेरी स्पीड से नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लगे रहे 2 साल तो हमसे भी तेज स्पीड से आएगा। बच्चों की स्पीड से टीचर कंपेयर नहीं कर सकते, बच्चों की स्पीड से टीचर नहीं कंपेयर कर सकते। अगर किसी टीचर से कह दीजिए, जैसे आप लोग 1 साल में तीनों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ जाएंगे आप लोग। हर मतलब इस उम्र में हम लोग भी पढ़ लेते, लेकिन किसी टीचर से कहिए कि 1 साल में तीनों सब्जेक्ट पढ़ के दिखाया, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, 1 साल में नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि आप लोग फ्लूइड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग किस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टलाइज्ड। नई इन्फॉर्मेशन को सीखने की एबिलिटी को कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, और ये 16 साल की उम्र में पीक पे रहती है और उसके बाद तेजी से डिक्लाइन करती है। हम लोग जो ज़्यादातर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, आप लोग इस उम्र में करेंगे भाई, ये तो हर आदमी उसी एज से जाएगा ना, इस उम्र में भी आप लोग भी ज़्यादातर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। नई इन्फॉर्मेशन को सीखने में आपको दिक्कत आएगी,
ठीक है ना। तो पहली बार आप समझ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उसके बाद आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, है ना। इसलिए एकदम फुल मोटिवेटेड रहिए, बहुत अच्छा जा रहा है आपका। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis. यहाँ तक दिख रहा है, Yes sir. एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम, Yes sir. और रेडियस क्या है, R. कैपिटल आर। Yes sir. एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेट कर रही है, किस कैसे, जल्दी Plane बोलिए। about an axis. हैं? Plane about an axis vertical to its हाँ, plane. इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, Yes sir. ठीक है ना। हाँ बस आ रहा है, बस आ रहा है। इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, ठीक है। फिर बोलिए ओमेगा से, ओमेगा से, Sir, omega if two objects. नहीं रुकिए यार, ये m मास की है, r रेडियस की, ओमेगा से रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अलॉन्ग। Yes sir. You ठीक है। फिर से सुनिए, m मास की एक रिंग है, r रेडियस की एक रिंग है, इस एक्सिस के अलॉन्ग ओमेगा से रोटेट कर रही है। Yes sir. इतनी बात समझ में आ गई? Yes sir. कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर क्या बोला है, जल्दी जल्दी Its पढ़िए। plane with a constant angular velocity omega. आप ठीक है, देखिए ये m मास का है, r रेडियस का है, और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, बस इस एक्सिस के अलॉन्ग। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Yes sir. फिर क्या पूछ रहा है, If two objects each of mass m be attached gently to the opposite. अगर दो ऑब्जेक्ट्स जिसमें दोनों का मास m है, धीरे से उनको अपोजिट एंड्स पे अटैच कर दिया गया तो, दूसरा मार्कर निकालिए, दूसरा मार्कर निकालिए, धीरे से अटैच कर दिया गया तो, इसके बाद किसी क्लास है, Sir, maths. मैथ्स की है, बस खत्म कर देंगे, दो दिन मल्टीप्लाई। अगले सवाल मान लीजिए, अब क्या किया Yes sir. तो इसको धीरे से अटैच कर दिया गया। फिर क्या बोल रहा है, To the opposite end of diameter of the डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स। Yes sir. हाँ तो फटाफट पढ़िए ना। The ring will be rotate with an angular velocity. हाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, खूब बढ़िया समझ आइए, खूब बढ़िया समझ आइए। लास्ट क्वेश्चन होगा आज, थोड़ा सा शॉर्ट हो पाया, कल से हम लोग एकदम फ्लो में रहेंगे। कल से मेंटली प्रिपेयर हो जाए, कल खत्म कर देंगे इसको, है ना। Yes sir. तो देखिए, अब देखिए m मास है और टाइम नहीं मिल पाया, क्या करें। तो मान लीजिए m मास का, कैपिटल M मास का है, r रेडियस का है, इस एक्सिस के अलॉन्ग ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। ये बात समझा दिया। Yes sir. फिर धीरे से दो छोटे छोटे मास स्मॉल m डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे रख दिए गए, तो नई एंगुलर स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो जब जेंटली रखे गए डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा, नहीं लगा। नहीं लगा, Yes, sir. बिल्कुल नहीं लगा। जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा तो क्या कंजर रहेगा, Sir, ये angular momentum. एंगुलर मोमेंटम। Yes sir. इसमें कोई भी ऐसी बात है जो बताए ना, हर क्वेश्चन में मैं ऐसे से बोलूंगा, इसमें कोई चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, सब बात जो मेरे वीडियो में, मेरे क्लासेस में बता, रिपीट करके बता रहा हूं, आपको अप्लाई करना है। Yes sir. और हम थोड़ा फास्ट अप्लाई कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आप भी कर लेंगे। Yes sir. समझ रहे हैं ना बढ़िया से। Yes sir. तो बस देखिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। Yes sir. और इसको आप पुट कर दीजिए, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, आपका आंसर आ जाएगा। I1 क्या हो जाएगा, MR square. डिस्क है तो mr स्क्वायर बाय 2, Yes sir. डिस्क है तो mr स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा, ओमेगा। ठीक है ना। Yes, sir. और दूसरे बार में क्या हो जाएगा, डिस्क का तो 9 रहेगा और प्लस ट्वाइस mr स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ट्वाइस mr स्क्वायर ऐड हो जाएगा इनटू ओमेगा डैश। इससे आपका ओमेगा डैश निकल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा पीरियड खत्म हो रहा है, इससे आंसर आ जाएगा। जो आंसर चार ऑप्शन में हो, एक का टिक मार दीजिए, ठीक है ना। Yes, sir. उसको निकाल दीजिए, इसको कट कर दीजिए।